Hello friends, welcome to editorial analysis by Simplified Civil Services। सितंबर 16 सैटरडे को टोटल 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है क्लोजिंग द टैक्स गैप। इसमें हम बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो टैक्स रिफॉर्म अभी तक हुए हैं उसके क्या बेनिफिट हैं और ये सब सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड है और अभी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपका GS3 का एक पूरा मेंस का क्वेश्चन इस प्रिपेयर करेंगे हम इस आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो द हिंदू का है और है GM क्रॉप के ऊपर, GM मस्टर्ड के ऊपर ये आर्टिकल है। GM मस्टर्ड की पीछे की जो साइंस है उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है उसको डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि GM मस्टर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों स्टेराइल किया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों की बात करेंगे। साथ में और उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये सारी चीज़ें हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल में। और ऑलमोस्ट आपका GS3 का और GS1 में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, वो पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्लोजिंग द टैक्स गैप। ये आर्टिकल आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और अभी भी क्या इश्यूज़ बचे हैं और वे फॉरवर्ड, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वो सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे अपने इस आर्टिकल में। आर्टिकल बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आया है। डायरेक्ट टैक्स का जो बेस है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर रखता है। डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस पे डायरेक्टली टैक्स लगाया जाएगा कि आपको 10%, 20% या 30% टैक्स देना है। तो ये लोग किसी और के ऊपर बर्डन क्या नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, इन्हें खुद देना पड़ेगा। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, टैक्स जो है किसी एक पे लगता है और उसका बर्डन फाइनली कंज्यूमर उठाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। इसमें जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको ये पे करना होता है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू है डायरेक्ट टैक्स का, ऑलमोस्ट 50% तो कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स का टोटल रेवेन्यू में, लेकिन 4 या 5% लोग टोटल हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। पूरी जनता में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 4 या 5% पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स भरती है, बाकी पॉपुलेशन जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं भरती है, टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ जो एबिलिटी टू पे है, जिनकी एबिलिटी अच्छी है पे करने की, वही लोग टैक्स भरते हैं। जिनकी शुरुआत में अगर आपने टैक्स स्लैब देखोगे, जिनकी इनकम कम है उन्हें 10% भरना पड़ता है, जिनकी थोड़ी ज़्यादा हो रही है उन्हें 20%, फिर ज़्यादा हो रही है उन्हें 30%, उसके बाद और बहुत ज़्यादा है तो वेल्थ टैक्स भी लगाया जाता है, सरचार्ज और सेसेस लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगाया जाता है, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, सबके ऊपर लगते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, रिच हो या पुअर हो, सबके ऊपर ये टैक्स लगते हैं और सेम सामान लगते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, वो पार्ले जी का पैकेट खरीद रहे हो या लग्जरी कार खरीद रहे हो सकता है टैक्स अलग अलग हो, लेकिन अगर पुअर या रिच दोनों अगर सेम चीज़ खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स तो सेम ही भरना पड़ता है, इसलिए ये रिग्रेसिव कहलाता है। तो बात करेंगे, इस आर्टिकल में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 64% जो टैक्स पेयर हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और टोटल कितने हैं, 9.3 करोड़ टैक्स पेयर जो हैं यहाँ पर अभी इस वक्त हो चुके हैं इंडिया में। 9.3 करोड़ टैक्स पेयर, और पिछले 5 साल की बात करेंगे मतलब 2018 से 2023 तक। तो ये जो है हमारे यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या रिसेंटली बढ़ रही है। उसका एक कारण है, अलग अलग इसमें रीजंस दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स रिटर्न तो भर रहे हैं लेकिन उनका रिटर्न निल है, ठीक है। तो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं इनके भरने के। एक तो लोन चाहिए होता है लोगों को तो भी वो टैक्स भरते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है ना, जनरली इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आगे इशू ना हो इसलिए भरना चाहते हैं। तो ये निल वाला जो है
उसके बाद थर्ड है जो नील वाले हैं वो ये, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव बहुत दे दी है गवर्नमेंट ने, नए टैक्स स्लैब्स आए हैं, उसमें बहुत 6.5-7 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए नील वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर देखें तो टैक्स जो रिटर्न है वो भी उसके बढ़ने के कारण और भी हैं, जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें बात की गई है कि जितने भी टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं उसको सिर्फ नंबर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ने की भी ज़रूरत है। तो ये इस आर्टिकल में बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या टैक्स रिफॉर्म्स जो है सरकार ने पिछले 8-10 सालों में शुरू किए हैं। क्या है वो टैक्स रिफॉर्म? डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनी में वो क्या कर दिया है, कम कर दिया है। पहले 30 से 35% कॉरपोरेट टैक्स होता था। तो जब हाई टैक्स होता है तो लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर टैक्स ज़्यादा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यार फालतू रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर फंस गए तो ज़्यादा नुकसान होगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत पैसा है दे दो। तो टैक्स अगर कम कर दिया जाए तो जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट, दो पर्पस थे कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का, एक तो कंप्लायंस बढ़ाने के लिए और दूसरा जो बाहर से इंडस्ट्री है, जो बाहर से कंपनियां हैं उनको इंडिया में बुलाने का, क्योंकि यहाँ टैक्स रेट जो है अगर कम रहेगा तो बाहर से कंपनियां यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा और ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो बेसिकली अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ये स्टेप ली गई थी। तो लगभग अब जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 25% है, सरचार्ज और सेस को मिला के। ठीक है, और पहले कितना था, ये 30 था और इफ़ेक्टिवली ये 35 था सरचार्ज और सेस को मिला के। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है उनको बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स है उसको कम कर किया गया था, जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स, मतलब एक तरीके से इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन में ही आता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। ठीक, उसमें क्या किया गया था, जो टैक्स रेट है वो 17% कर दिए गए थे सरचार्ज और सेस के साथ। लेकिन जो कंपनी है वो 2024 के पहले जो है शुरू होनी चाहिए। 5 साल के लिए ये इंसेंटिव दिया गया था। उसके बाद पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स रिबेट की बात करेंगे। रिसेंटली बहुत सारे स्लैब लेके आई है गवर्नमेंट, अलग अलग शिफ्ट करने की बात कर रही है ओल्ड से न्यू में। ठीक है, तो ये न्यू वाला जो है अब डिफ़ॉल्ट हो गया है, मतलब जनरली सारे लोगों को यही दिखाई देगा कि आप न्यू वाले में क्या करें, टैक्स फाइल करें। ठीक, अभी तक ओल्ड वाला ही चल रहा था, लेकिन न्यू वाले में बहुत सारी चीज़ें जो है हटा दी गई है, जैसे सेविंग एग्जम्पशंस हैं वो सब नहीं हैं अब। हालांकि टैक्स रेट काफ़ी कम कर दिया है। तो बेसिकली ये आप लोगों को देखना है आपको कौन सी जो रिजीम है या कौन सा स्लैब सिस्टम है जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने नई स्लैब जो है क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको जो है जिससे इनकम टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और लोग जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा, है ना। टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टेप ली है वो है एबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसके ऊपर ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता क्या है, जब भी कंपनी प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट देती है डिविडेंड के थ्रू, है ना, शेयर करती है। तो जब भी शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट दिया जाएगा तो कंपनी को 15% टैक्स देना पड़ता था, और फिर वही टैक्स जो है लोगों की इनकम होती थी और इनकम में भी टैक्स लगता था लोगों को, क्योंकि उनकी तो इनकम बढ़ रही है, शेयर होल्डर को जब पैसा मिलेगा तो उनकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो रहा था। तो फिर बहुत सारे जो लॉबिंग की गई कंपनीज़ के द्वारा, और फिर ये जो टैक्स है डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको एबॉलिश किया गया। ठीक है, ताकि जो है कंपनियों और लोगों को टैक्स ना भरना पड़े, सिर्फ एक ही जो है दोनों में से किसी एक को ही टैक्स देना पड़े, और वो बेसिकली पर्सनल इनकम क्योंकि बढ़ रही है तो वो पर्सनल इनकम टैक्स में आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या किया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो जो टैक्स स्टेबिलिटी है कोविड-19 में वो मेंटेन रखी गई। ऐसे नहीं हुआ कि उस समय रेवेन्यू बहुत कम हो गया था तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। टैक्स रेट उतने ही थे जितने भी रहे, स्टेबल था हमारा जो टैक्स रिजीम। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ी तो कम कर दिए, ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा दिए। तो एक स्टेबिलिटी है
जो भारत है उसके टैक्स रिजिम में। इसके बाद बात करते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स प्रोविजन जो है शुरू किए। जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में टैक्सेशन लगाया गया है ना। मतलब टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स में टैक्स को लेवी किया जाए। जब भी हम टैक्स बेस बढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ें होंगी जिसमें हम टैक्स लगाएंगे और फिर उससे हमको रेवेन्यू होगा। तो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की गई है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स, कैपिटल गेंस के ऊपर, और इसमें कोई ऑफसेटिंग भी नहीं हो सकती है। मतलब अगर आपको लॉस हुआ है तो आप प्रॉफिट और लॉस को क्या नहीं कर सकते, ऑफसेट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। प्रॉफिट पे 30% और अगर लॉस हुआ है तो आपको कोई टैक्स नहीं, प्लस 1% TDS भी लगेगा। तो इस तरीके से ई-कॉमर्स है उस पर टैक्स लगाया गया, ऑनलाइन गेमिंग पे टैक्स लगाया गया। तो हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बेस को भी बढ़ाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम इसमें कवर किए हैं जिसमें टैक्सेशन नहीं था अभी तक, ताकि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी के अगेंस्ट में लॉ लेके आए हैं। ब्लैक मनी के अगेंस्ट में जब लॉ लेके आएंगे तो ऑब्वियसली जो भी मनी है जो अनडिस्क्लोज था वो अब डिस्क्लोज़ होने लगेगा, और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये इनकम कहाँ से आई। तो फिर उस पर टैक्सेस लगेंगे। बेनामी एक्ट और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट ये दोनों पास किया गया था, जिससे जो है डायरेक्ट टैक्स बेस बढ़ गया है। लोगों को अब दिखाना पड़ रहा है कि इनकम कहाँ से आई है और फिर उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। इससे भी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है और टैक्स बेस भी काफ़ी बढ़ा है। इसके साथ साथ कंप्लायंस को अच्छा करने के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को ना बहुत हरासमेंट होता था। टैक्स भरना मतलब बहुत मुसीबत का काम। जाओ ऑफिस, बार बार बात करो, जो असेसमेंट कर रहा है उससे बात करो, वो टॉर्चर कर रहे हैं। फिर सरकारी ऑफिसर्स तो अपने को पता ही है कि कितने प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सरकारी दफ्तर में जाना है, एक बार जाते हैं, फिर एक चीज़ के लिए बुलाते हैं, फिर अगले चीज़ के लिए फिर बुलाते हैं। टाइम, मनी और हरासमेंट, ये तीनों चीज़ होती थी। तो गवर्नमेंट ने ये सब हरासमेंट से बचने के लिए है ना क्या किया गया है, फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम शुरू की है। इसमें क्या है, आपको फेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई है। आप खुद असेस करेंगे, अपना देंगे, उसके बाद फिर वहाँ से वो चेक करेंगे। असेसी जो होगा वो चेक करेगा, असेसिंग ऑफिसर, और फिर देखेगा कि सही है चीज़ें, और उस हिसाब से सारी चीज़ें अब क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, ताकि जो है टैक्स फाइलिंग क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, टैक्स फाइल करना इजी हो जाए और किसी की भी ज़रूरत भी ना पड़े, है ना। उसके साथ साथ अगर आपको अपील करना है तो उसके लिए भी फेसलेस अपील की प्रोविज़न लाए हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा टैक्स लिया गया है तो आप एज ए अपीलेंट फाइल कर सकते हैं, और कमिश्नर जो होगा इनकम टैक्स का वहाँ पर अपील कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। क्या हो गई है, ऑनलाइन। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इजीली जो है टैक्स सिस्टम में इवेजन ना करें, अवॉइडेंस ना करें और टैक्स भरें। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिसके कारण लिटिगेशंस कम हो गई है। लिटिगेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग कोर्ट में जाते हैं, फाइल करते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट होता है। अगर टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो हम लोग ट्रिब्यूनल्स जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और बहुत लंबे समय तक ये टैक्स डिस्प्यूट चलते हैं, 15-20 साल तक चलते हैं। जिसके अगेंस्ट में लगाए गए हैं उनको भी पैसा लगता है, और जो लगाया है उसको भी पैसा लगता है। टाइम, कॉस्ट और मेंटली टॉर्चर, हरासमेंट, ये इंडिया जुडिशरी की खास बात है। ये सब आप कोई भी किसी भी जगह पे केस फाइल करें, नीचे से लेके ऊपर आते तक के तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी कहा कि टाइम आपका बर्बाद होगा, आपकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका मेंटली हरासमेंट होगा, टॉर्चर होगा। ये सब सारी चीज़ें को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स सर्टेनिटी प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही क्या हो, क्लियर कट हो, उसमें वेगनेस ना हो, उसमें पूरी क्लैरिटी दी जाए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, विवाद से विश्वास, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट लेके आए। तो 2020 में ये बनाया गया था, और उस समय तक जितने भी डिस्प्यूट थे उसको डायरेक्ट सेटल करने की बात की गई थी। इसमें क्या किया गया था, बेसिकली कहा गया था कि आप लोग जो भी हैं टैक्स डिस्प्यूट हैं,
आप लोग लेके आइए, नेगोशिएशन करते हैं और वहीं पर रिजॉल्व करते हैं लेन देन करके। तो इससे क्या होगा, लिटिगेशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और लोगों का जो डिस्प्यूट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, सरकार को कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा जो भी नेगोशिएशन के बाद मिलेगा। तो इन सब सारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है, ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रोसिक्यूशन के नॉर्म्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। तो प्रोसिक्यूशन का जो थ्रेशोल्ड है ना, कि लोगों को क्या किया, केस फाइल किया जाए, उसका एक लिमिट है कि इसकी इतनी करेंगे ये लोग चोरी तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जो है अमाउंट होगा तो उसको फिर फाइल किया जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल सिविल केसेस चलते रहते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं चलते हैं। तो वो जो प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड है प्रोसिक्यूट करने का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो थर्ड चीज़ की गई है वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये साइन किया गया है जिसके कारण क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। किस किस के बीच में साइन किया है, ये सीबीडीटी के द्वारा साइन किया गया है और टैक्स पेयर के द्वारा साइन किया गया है। अगर ये इनके द्वारा किया है तो ये यूनिलेटरल एपीए कहलाता है। अगर इसमें सीबीडीटी, टैक्स पेयर प्लस कंट्री की टैक्स अथॉरिटी, मान लीजिए जो टैक्स पेयर है दूसरी कंट्री में है तो उस कंट्री की जो टैक्स अथॉरिटी होगी तो ये भी होगा, तो इसे बायलेटरल कहा जाएगा। और अगर और भी लोग शामिल होंगे तो इसे मल्टीलेटरल कहा जाएगा। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो ये मेथडोलॉजी डिसाइड करता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में, कि अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है तो किस हिसाब से जो है टैक्स लगाना चाहिए, और जो टैक्स जिस पे लगेगा उससे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि इस तरीके से टैक्स लगाएंगे। आपको एग्री है, आप एग्री हैं तो बताइए, वो साइन कर लेते हैं, एग्री हैं तो अब कोई लिटिगेशन और डिस्प्यूट की बात ही ख़त्म हो गई। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अच्छे से आप लोग मतलब इसे सुन लीजिए। क्या होता है, कोई भी कंट्री है, एमएनसी है, ठीक है, तो एमएनसी क्या होगी, जो उसकी सब्सिडरी होगी उसको बहुत सारी चीज़ें उससे खरीदती और बेचती है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज इससे खरीदे जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इससे खरीदे या बेचे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ कैपिटल गेन होगा, और ये लोग जो जिस कॉस्ट में ख़रीदते बेचते हैं वो कॉस्ट जनरली बहुत कम होती है ताकि गेन बहुत कम हो, उससे जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है इसके कारण जो टैक्सेशन लगाने चाहिए वो लग नहीं पाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है रेवेन्यू को। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि भाई ये रूल्स होने चाहिए, आप इतनी कॉस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते या इतनी कॉस्ट से कम नहीं कर सकते। इस तरीके के जो है रूल्स रेगुलेशन इस एग्रीमेंट में साइन किए गए हैं। उस पर टैक्स कैसे लगेगा वो मेथड बताई गई है, और टोटल 95 एपीए अभी तक साइन कर लिए गए हैं सीबीडीटी के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टैक्स क्लैरिटी आएगी और लिटिगेशन कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट। क्या क्या एडवांटेजेस रहे हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। तो बात करेंगे, टैक्स बेस बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बात किया था, टीडीएस लगाया जा रहा है, वर्चुअल एसेट क्रिप्टो करेंसी पे डायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे हैं, ई कॉमर्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, डिजिटाइजेशन भी टैक्स लगने लगा है, इक्वलाइजेशन लेवी 6%, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स लग रहे हैं, बहुत तरीके से जो टैक्स बेस है, जो नए नए आइटम्स हैं वो इंक्लूड किया जा रहा है टैक्स ब्रैकेट में। अब नए आइटम इंक्लूड किए जाएंगे तो इससे होने वाला रेवेन्यू तो बढ़ेगा, तो रेवेन्यू भी इसके कारण डायरेक्ट टैक्स का बढ़ रहा है। हमेशा यही कहा जाता है कि टैक्स रेट बढ़ाने से बेहतर क्या होता है, टैक्स बेस बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को कम से कम टैक्स लगाओ और सारे डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। कुछ आइटम्स में बहुत ज़्यादा लगाना सही नहीं होता, मैक्सिमम आइटम में कम कम टैक्स लगाओ तो टैक्स रेवेन्यू उतना ही होगा। दूसरा हमारा जो है, रिड्यूसिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन, ये हमने पहली बात कर चुके हैं। जो जुडिशरी बर्डन है वो भी एक तो कम हो जाएगा, दूसरा जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है एक्सचेकर पे वो बहुत कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है, केस हार जाते हैं, कई कई साल तक केस चलते हैं। 30% जो केसेस हैं इंडियन जुडिशरी के वो इनकम टैक्स से रिलेटेड लिटिगेशन है, गवर्नमेंट उसमें पार्ट है। उसके बाद टैक्स ये केसेस हार जाते हैं, फिर इनको कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है, और अभी केन इंडिया का रिसेंटली आपको पता होगा मिलियंस में जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है गवर्नमेंट को नुकसान करती है। तो लिटिगेशन का
कम होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जुडिशरी बर्डन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का खर्चा कम आएगा, उसके साथ साथ जो टैक्स टेररिज्म है वो भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा टैक्स टेररिज्म? टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं, जो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाए जाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुरानी डेट से टैक्स लगाया। मान लो कि आज कोई लॉ नहीं है और किसी ने टैक्स अवॉइड कर दिया है। अवॉइड कैसे कर दिया है? किसी भी लूप होल के कारण। फिर उस लूप होल को भरने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेके आई और बोली कि पिछली डेट से टैक्स लगेगा, तो इनने जो अवॉइडेंस किया था इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं वो बोलती हैं कि आपकी जो टैक्स है वो स्टेबल नहीं है पॉलिसी। आपने देखा एक लूप होल, फिर आप नया लॉ ले आए और हमको उसके अंदर जो है कंप्लायंस करना पड़ा। तो जो टैक्स टेररिज्म है ये बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स के जो लॉज हैं उसको चेंज करना और लगाना होता है। मतलब आज जो टैक्स में नहीं था, कल को क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सरकार का, रेवेन्यू का, आपने उस लूपहोल का इस्तेमाल किया तो गवर्नमेंट ने आप पे एक नया लॉ ला के आप पे टैक्स लगा दी। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसलिए बाहर की कंपनियां टैक्स टेररिज्म से डरती हैं और इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये स्टेबिलिटी उनको चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है लार्ज बिजनेसेस में और स्टार्टअप में वो होने लगा है। कैसे होने लगा है भाई? जब टैक्स अवॉइड, बड़ी जो कंपनियां हैं ना वो टैक्स अवॉइडेंस करती थी, है ना, लूप होल निकालती थी और टैक्स पे नहीं करती थी, और छोटी कंपनियों को ये पे करना पड़ता था, तो इनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं बनती थी, इन्हें ग्रो होने का चांस नहीं मिलता था। अब क्या हो गया है, दोनों को अवॉइडेंस जो है, क्लियरिटी है तो अवॉइडेंस नहीं हो रहा है, और इसलिए दोनों में लेवल प्लेइंग फील्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा टैक्स स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा अगर टैक्स स्टेबल रिजीम है तो इन्वेस्टर सोचेंगे कि यहाँ आना चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, आपके यहाँ 15% टैक्स था, आपने बोला हमारे यहाँ 15% टैक्स है कॉर्पोरेट, आप हमारे यहाँ सारा हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दो। वो आ गए, आपने 3 साल बाद उसको 30% कर दिया, तो वो आएंगे क्या आपके यहाँ? तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। इतना सारा जो है पूरा का पूरा हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट किया और फिर 3 साल बाद ये करना पड़ा। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाने के लिए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए हुआ है क्योंकि जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी स्टेबल है, उसमें क्लैरिटी है और एक बार बार चेंज नहीं हो रहा है। इन सब कारणों से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, जो इवेजन है वो बहुत कम हो गया है। अवॉइडेंस और इवेजन में फ़र्क होता है। अवॉइडेंस लीगल होता है, कोई लूप होल है उसके हिसाब से आपने टैक्स नहीं भरा, लेकिन इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना, और टैक्स चोरी करना इलीगल है इंडिया में, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जो टैक्स इवेजन है वो टैक्स चोरी अब बहुत कम हो गई है। उसका एक कारण है क्योंकि जो BEPS रिफॉर्म्स किए गए हैं, ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाती है? जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स 10 से 15% होते हैं, और जो उनकी सब्सिडरी है, मान ली इंडिया में कोई सब्सिडरी है IBM की, वो क्या करेगी? बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगी, और वो प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट कर देंगे इन लोग? अपने हेडक्वार्टर में। यहाँ उनको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ 30%। तो ये शिफ्टिंग होने के कारण किसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है? इंडिया का। तो ये जो BEPS है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है BEPS के लिए G20 में सारी कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाना ज़रूरी है जो कि 15% होगा। ठीक है, तो ये BEPS कम करने के लिए किया गया था। इसके साथ साथ देखें तो इनडायरेक्ट जो ट्रांसफ़र्स हैं, ये UPSC में 2022 में पूछा गया था आपको। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स में क्या होता है? शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको एग्जांपल देता हूँ, वोडाफोन ने हचीसन जो है ख़रीदा था। इसमें मैक्सिमम जो है क्या किया था, ये कंट्री के बाहर ट्रांजैक्शन हुए थे। इंडिया में हज है लेकिन कंट्री के बाहर क्या हुए थे, इसके ट्रांजैक्शन हुए थे। इसकी भी दूसरी कंपनी है, पेरेंट कंपनी, लेकिन मैक्सिमम अगर देखें तो इंडिया में ही इसका ऑपरेशन था, और इसके जो शेयर की वैल्यू थी वो इंडिया के कारण ही थी। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया के बाहर में, इंडिया के जो टेरिटरी है उसके बाहर ये कंपनी ख़रीद ली, और ये कंपनी ख़रीद ली, कैसे ख़रीद ली? शेयर ख़रीद के। अब जब शेयर ट्रांसफ़र कर दिए गए इंडिया के बाहर टेरिटरी के, तो इंडिया के कारण जो शेयर की वैल्यू थी उससे जो कैपिटल गेन हुआ था,
जो कैपिटल गेन होता उसमें इंडिया को टैक्स मिलना चाहिए था, लेकिन इंडिया को नहीं मिला। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स के कारण भी जो है टैक्स क्या होता है, इवेजन होता है। इस पे भी रिसेंटली रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि टैक्स इवेजन को रोका जा सके जो कंपनियां द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया था बेसिकली, उनने इंडिया की बाहर की टेरिटरी में जो मेन कंपनी है हज की, उससे टैक्स खरीद लिए। वोडाफोन ने इस कंपनी को ख़रीद लिया, उससे शेयर्स खरीद लिए, और ये शेयर की वैल्यू इंडिया के जो हज कंपनी थी उसके कारण थी। तो इंडिया चाहता था कि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए जो भी कैपिटल गेन हो रहा है यहाँ पर हज को। समझ में आया क्या? लेकिन इंडिया को नहीं मिला, और बेसिकली ये उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारी लिटिगेशंस चलती रही, उन पे टैक्स लगाए गए, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, नुकसान नहीं हुआ इंडिया को। उसके बाद फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए एफडीआई, एफआईआई, हमें डायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म की ज़रूरत है। और बेसिकली जो कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए हैं वो इसलिए ही किए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुलाया जा सके। दूसरी जगह 15% टैक्स है, इंडिया में 25% टैक्स है। पहले तो 35% हुआ करते थे, इसे कम करके 25 कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएँ, एमएनसीज आएँ, कंपनीज आएँ, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ सके। ठीक, इसके साथ साथ जो क्या है नेक्स्ट बेनिफिट, इंक्लूसिव ग्रोथ का। जितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेगी, जो मेन काम है गवर्नमेंट का। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी। पुअर जो हैं इस देश में उनके लिए कई सारी स्कीम चलाई जाती है। वो काय से चलाई जाती है, टैक्स रेवेन्यू से। जो टैक्स इकट्ठा होता है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जो पुअर है उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। तो जो रिच हैं उनका पैसा लेके सरकार किसके ऊपर खर्चा कर रही है, पुअर के ऊपर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगी, सारे सेक्शन देश का, गरीब से गरीब तबका, रईस से रईस, रिच से रिच लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के, और बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म अभी तक किए नहीं गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो सब क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला तो इशू क्या है, स्ट्रक्चरल इशू है। आज भी इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें टैक्स भरना है, कैसे भरना है। एक सीए हमेशा लगता है लोगों को, अब बहुत आसान कर दिया है हालांकि रिजीम फाइल करना टैक्स रिजीम को, लेकिन सीए की भी ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है। तो जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, एनोनिमिटी होती है ना। आप एनोनिमिटी रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितना पैसा दिया, और उसी पे तो टैक्स लगता है। अब जब एक पैसा दूसरे हैंड से एक दूसरे हैंड जाएगा, है ना, एक हैंड से दूसरे हैंड शिफ्ट होगा, तो एनोनिमिटी है, किस हैंड में गया हमें पता नहीं, तो उसमें पता नहीं चलता है कि टैक्स कितना लगना है। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है इनफॉर्मल है, फॉर्मलाइज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस चल रहे हैं जहाँ पर बहुत इनकम हो रही है लोगों को, हालांकि वो बहुत कम इनकम है। तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स उन पे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मलाइज या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उनकी इनकम कितनी हो रही है। इसलिए जो है हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू बहुत कम आता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जम्पशन और इंसेंटिव दे के रखी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव दे रही है, टैक्स एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं वो आ सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। टैक्स कट के बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं आ रहे हैं, और उसके कारण जो रेवेन्यू है वो बहुत कम होते जा रहा है ना। जो अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था उसके कारण भी इंडिया का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम होने लगा था। कोविड ईयर के कारण भी हालांकि कम था, लेकिन ये कॉर्पोरेट टैक्स जो 2019 वाला लगा था उससे टैक्स जो है बेसिकली रेवेन्यू कम हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रोसीजर है वो लॉ की, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत कम्बरसम है। क्या होता है, आप टैक्स लॉ बनाते हैं और उसके बाद मान लीजिए कोई लूप होल किसी ने निकाल लिया, तो उस लूप होल को भरने के लिए फिर एक लॉ लेके आ गए, फिर एक और लॉ लेके आ गए। इस तरीके से 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इतने बार अमेंडमेंट हो चुका है, इतना कम्बरसम हो चुका है, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो उसके कारण जो टैक्स फाइल करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। टैक्स में क्लैरिटी नहीं होती, टैक्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, और फिर वेगनेस के कारण लिटिगेशंस होती हैं, लोग डिस्प्यूट होते हैं, लोग कोर्ट जाते हैं, और वो केसेस ज़िंदगी भर चलते रहते हैं।
और फिर नेक्स्ट जो इशू है वो है रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेक होल्डर। लोग अपना पैसा देना नहीं चाहते हैं ना, पैसा कमा रहे हैं इतना मुश्किल से, तो लोग टैक्स नहीं भरना चाहते, डिले कर रहे हैं और फिर इवेट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं टैक्स को ना दिया जाए, टैक्स बचाया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली अवेयरनेस की भी कमी है और गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी होगी, बहुत ऑनेस्ट होगी, तो लोग सोचेंगे कि टैक्स दिया जाए, और अगर गवर्नमेंट बहुत करप्ट होगी तो फिर लोग जो है सोचेंगे कि इनको पैसे देने से कोई मतलब नहीं, ये खुद खाते हैं। उसके बाद लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर होने के कारण जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स बेस, वो बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट से। इसके कारण जो हमारा टैक्स बेस है वो कम है, रेवेन्यू कम है। टैक्स इवेजन एंड करप्शन, ये भी बहुत मतलब प्रैक्टिसेस चल ही रही है। लोग अभी भी पैसा जो है क्या कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ब्लैक मनी अभी भी बहुत ज़्यादा है ना। अभी कैश जो है बोल रहे थे लोग कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सब कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ब्लैक मनी जो है अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। स्विस में अभी भी खाते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। वीक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत वीक है ना। बहुत सारा देखें तो जो लॉज बनाए गए हैं वो बड़े ही वेग बनाए गए हैं, और करप्शन बहुत ज़्यादा है सीबीडीटी और बहुत सारे टैक्स मतलब टैक्स इंस्टीट्यूट में, है ना। जो भी टैक्स हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा क्या करती हैं, करप्शन करती हैं, है ना। बहुत सारे लोग यूपीएससी करते हैं तो यही सोचते हैं रेवेन्यू में मिल जाए, रेवेन्यू सर्विस में भर के पैसा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आप कोई टैक्स चोरी कर रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, वो आपको बोलेगा इतना ले लो और रफा दफा करो। तो ये बहुत सारा जो है इशू है। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का बहुत वीक है, और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, ये बहुत दोनों ही चीज़ें बहुत कम है, जिसके कारण प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो कुछ इश्यूज अभी भी रह गए हैं। इंडिया ने काफ़ी जो है टैक्स क्या किया है, काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं डायरेक्ट टैक्स के, लेकिन अभी भी हैं एक है डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आने की ज़रूरत है। मतलब एक सिंपल लॉ जिसमें सारे तरह के टैक्सेस होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग कमेटी ने जो है इसको रिकमेंड किया है। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्स ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसको किसने कहा है? अरविंद मोदी पैनल ने। ये आपको नाम याद रखना है यार, नाम बहुत ज़रूरी होते हैं आंसर्स में। कौन सी कमेटी है जिसने ये सारी चीज़ें दी है? ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के जो रूल हैं क्रॉस बॉर्डर, अगर हम वो बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो नहीं होगा, और इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स भी नहीं होंगे, जिससे रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा री इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टैक्स। इसका वेल्थ टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से आ रहा है इंडिया में, मार्केट बेस इकोनॉमी हो रही है। तो बेसिकली जो वेल्थ है वो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होगी और बाकी लोगों की कम होगी। ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है कि इंडिया में इनइक्वालिटी तेज़ी से राइज हो रही है। इसको कम करने के लिए हमें वेल्थ टैक्स लगाने की ज़रूरत है ताकि रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म को रोबस्ट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर सेटलमेंट मैकेनिज़्म लाने की ज़रूरत है, इवन ऑनलाइन सेटलमेंट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म को लाने की ज़रूरत है ताकि लिटिगेशन जो है कम की जा सके और आसानी से केस फाइल हो, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। और एक डायरेक्ट टैक्स कोड की जो है न्यू इंडिया में बात की गई है, जिसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इंडिया को 2027 तक क्या बनना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। ये जो है बेसिकली द हिंदू में आर्टिकल आया है और आपके GS3 GS1 दोनों में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स की बात करें तो जीएम मस्टर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी टॉपिक्स हैं जीएम से रिलेटेड, आपको हर साल, हर दूसरे साल बायोटेक्नोलॉजी में ये आता है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। रिपीटेटिव थीम है, इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है GEAC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने ट्रायल किया और फाइनली कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर दिया है जीएम मस्टर्ड को।
फाइनल डिसीज़न कौन लेगा? मिनिस्ट्री लेगी फाइनल डिसीज़न, लेकिन अभी जो है ये अप्रूव कर दिया गया है GEAC के द्वारा। ट्रायल होते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे एनवायरनमेंट पे और फिर बहुत सारी चीज़ें यील्ड पे, उसके बाद ये फाइनली अप्रूव किया जाता है। तो सॉरी, बात करेंगे कि जो जीएम हैं, इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जीएम मस्टर्ड के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। आजकल बहुत डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, इसलिए साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जीएम मस्टर्ड के बारे में जानते हैं। तो जो जीएम मस्टर्ड है, जिसे DMH11 के नाम से भी जाना जा रहा है, ये जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है ना। तो आप अब हर्बिसाइड को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इसे डेवलप किया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, मतलब ये इंडिजेनस है, अपने यहाँ इंडिया में हुआ है। जनरली जो BT कॉटन है वो बाहर की कंपनी है, उसने डेवलप किया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इंडिजेनसली डेवलप किया गया है इंडिया में GM क्रॉप। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी GM क्रॉप इंडिया में कल्टीवेशन हो रही है? सिर्फ एक ही हो रही है, BT कॉटन। ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जो फूड ग्रेन से रिलेटेड है जो कल्टीवेशन में आ रही है, जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई GM क्रॉप अभी तक की नहीं है। BT ब्रिंजल को भी अप्रूवल मिला था, लेकिन जयराम रमेश जी उस समय मिनिस्टर थे, बहुत सारे NGO वाले थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, लोगों ने चिंता जाहिर की कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसके जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो हमें पता नहीं है और वो बहुत ख़तरनाक है। तो उस समय वो डिसीज़न को वापस ले लिया गया था और BT जो ब्रिंजल है उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। अब हर DM जो है, GM मस्टर्ड भी जो है क्या हुआ है, अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन फाइनल डिसीज़न अभी इस पर नहीं लिया गया है। कैसे इसे बनाया जाता है? तो इसे बनाया गया है क्रॉस बाय वरुणा वैरायटी, जो कि इंडिया की वैरायटी थी, और ईस्ट यूरोपियन वैरायटी थी हीरा वैरायटी। इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया है। इसमें दो बेसिकली एलियन जीन्स को यूज़ किया है, उसे बोलते हैं बार्नेस और बास्टार। इस मेथड को यूज़ किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग मेल स्टेरिलिटी। बात करेंगे अभी इसको किससे आइसोलेट किया गया है। एक सॉइल बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेशियंस। ठीक है, तो ये बेसिकली बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेशियंस के द्वारा जो है ये बेसिकली जीन है, इससे इसको आइसोलेट किया गया है और यही दोनों जीन्स को कायमी इन वैरायटीज़ में यूज़ किया गया है। ठीक है, एक और जीन यूज़ किया है बार जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए। इसको याद रखना है, ये की पॉइंट है। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जीन यूज़ किया है, या फिर पूछा जा सकता है कि बार्नीस, बस्तर और बार तीनों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या है? दो प्लांट लिया हम, ये है हीरा और ये है वरुणा। एकदम परफेक्ट प्लान है। मेल और फीमेल कंपोनेंट दोनों होते हैं। मस्टर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, सेल्फ पॉलिनेशन की, क्योंकि इसमें मेल कंपोनेंट और फीमेल कंपोनेंट दोनों होते हैं, तो हम क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि मेल फीमेल एक साथ हैं, तो जो पॉलन ग्रेन है वो खुद ही जो है क्या कर लेती है, रिप्रोड्यूस कर लेती है और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, बार्निस जो जीन है वो डाला गया है। ये क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट करता है। अब क्या होगा, ये जो मेल वाला जो था यहाँ पर कंपोनेंट वो ख़त्म हो गया, अब फीमेल कंपोनेंट बस बचा है। ये इसमें भी मेल फीमेल होगा यूरोपियन वैरायटी में। अब हम क्या चाहते हैं, इन दोनों का क्रॉस हो जाए, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें भी मेल स्टेरिलिटी ना हो। तो जो बार्नीस है ना, ये वाला जो जीन ना आ जाए, तो इसको साइलेंट करने के लिए बास्तार जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे ये मेल स्टेरिलिटी ख़त्म हो जाए और जो फाइनल हमारा जो हाइब्रिड बने वो परफेक्ट हाइब्रिड बने, मेल और फीमेल दोनों कंपोनेंट हो उसमें। समझ में आया क्या? तो ये प्रोसेस होती है। इसके बाद इसमें बार जो है जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरे की पूरी साइंस है ना। ये बेसिकली बार्निस बार्स्टर सिस्टम बोला जाता है, जो कि स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी मेथड होती है स्टेरिलिटी प्रमोट करने की, लेकिन ये वाला सिस्टम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया में जो एवरेज यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है अगर हम बात करें तो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हम जो है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग और मैक्सिमम 60% जो ऑयल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी और जिसके कारण डॉलर बचेंगे। लगभग 1.17 लाख करोड़ जो है हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट में पैसा खर्चा करते हैं। रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये आर्टिकल में दिया हुआ है। ये सारा का सारा पैसा बचेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो। उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि ग्रेटर टॉलरेंस टू स्ट्रेस, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, इन सब सिचुएशन में भी टॉलरेंस बहुत होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो डिसीज़ रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक हर्बिसाइड के लिए भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम, जिसमें हम यूज़ करते हैं बारजीन, है ना। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, जो सॉइल मॉइस्चर है वो जो है सेव होगा और न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट करने के फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा नॉर्मल वीड कंट्रोल वगैरह ये सब और आसानी से हो जाता है। तो वो नॉर्मल फ़ायदे तो हैं ही। ये दो बेनिफिट हैं जो आर्टिकल में दिए हुए हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो आर्टिकल में बात नहीं की है लेकिन हम लोगों को करना है, जैसे कि जब हर्बिसाइड जो है टॉलरेंट होगा तो ओवर यूज़ ऑफ हर्बिसाइड होगा, उसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम ये सारे इश्यूज़ हुए थे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जनरली जो जीएम क्रॉप होती है वो काफ़ी महंगी होती है, तो एक्सेसिबल टू पुअर नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो भी हम जीन डाल रहे हैं उससे डाइवर्सिटी को खतरा है ना, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होगा, क्योंकि क्या पता जो जीन फाइनली बन रहा है उससे जो अलग अलग वैरायटीज़ है वो ख़त्म हो जाए। मोनोकल्चर से डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है और इसी के कारण हम लोग जो है बात करते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए और डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर करना चाहिए। तो हम डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स हमको पता नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन में एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होंगे जानकारी नहीं है, क्योंकि जो 2017-18 में बना था, 2023 5 साल में जो है सारे ट्रायल हो गए हैं और सारे ट्रायल होने के बाद 5 साल सफिशिएंट पीरियड नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट्स समझने का। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सारे सिविल सोसाइटी वाले उठा रहे हैं वो है कि जो बायोसेफ्टी डेटाबेस है उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है और उससे पहले ही जीईएसी ने क्या कर दिया है, इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये डेटा को पब्लिकली करने की बात की जा रही है। ये सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम जीएम मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस कर सकें और लोगों को जो भरोसा नहीं है वो भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि इसमें इतने जो इश्यूज़ हैं वो सारे रिज़ॉल्व हो सकें और लोगों को भरोसा हो सके कि भाई जीएम क्रॉप भी जो है खाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट को, इससे पहले कि गवर्नमेंट फाइनली उसे कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूव करे। बेसिकली यही हमारा आर्टिकल था और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स दिए हुए थे, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी।